हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। बेटे, क्लास ट्वेल्थ बिजनेस स्टडीज में आज हम एक टॉपिक करने जा रहे हैं जिसका नाम है लिमिटेशंस ऑफ कंट्रोलिंग। ठीक। हमारे सिलेबस में 5 हमारे फंक्शंस होते हैं: प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग, कंट्रोलिंग। और पांचों फंक्शंस में से केवल 2 फंक्शन ऐसे हैं जिनमें लिमिटेशंस हैं। लिमिटेशंस आई होप आप समझते होंगे, बुराइयां, ड्रॉबैक्स। तो ड्रॉबैक्स और लिमिटेशंस केवल 2 चैप्टर्स की हैं। पहला हमारा चैप्टर है प्लानिंग और दूसरा हमारा चैप्टर है कंट्रोलिंग। केवल इन 2 चैप्टर्स के अंदर क्या है, लिमिटेशंस हैं। बाकी किसी चैप्टर के अंदर लिमिटेशन नहीं है। क्लियर। तो आज हम कर रहे हैं कंट्रोलिंग की लिमिटेशन। ठीक है। अच्छा, थोड़ा सा एक ब्रीफिंग समझ लेते हैं कंट्रोलिंग होता क्या है। हमने क्या करा, कुछ स्टैंडर्ड्स बनाए। मतलब हमने एक टारगेट दिया किसी को और फिर उस टारगेट के अकॉर्डिंग एक्चुअल परफॉर्मेंस को हमने चेक करा कि भाई एक्चुअल परफॉर्मेंस एज पर द टारगेट है या नहीं है। दिस इज कॉल्ड कंट्रोलिंग। करेक्ट। तो इसको हम कंट्रोलिंग कहते हैं। कंट्रोलिंग करने के लिए बहुत सारे तरीके लगाए जाते हैं और कंट्रोल होना कोई भी पसंद नहीं करता। कोई नहीं चाहता कि मुझे कंट्रोल करा जाए। कोई नहीं चाहता कि मुझे टारगेट देकर मेरे से पूछा जाए कि भाई तूने टारगेट अचीव क्यों नहीं करे। क्लियर। तो यहाँ पर कंट्रोलिंग की लिमिटेशंस पढ़ रहे हैं हम, और स्ट्रिक्टली एज पर द एनसीईआरटी। क्योंकि बिजनेस स्टडीज ही एक ऐसा सब्जेक्ट है जहां पर एनसीईआरटी इज द बाइबल। एनसीईआरटी से बाहर एक वर्ड नहीं आएगा, एक फुल स्टॉप नहीं आएगा एनसीईआरटी से बाहर। करेक्ट। एनसीईआरटी के अंदर जो एक एक वर्ड अंदर छुपा रखा उन्होंने, उसके ऊपर वो केस स्टडी देते हैं, और मैं वही जो पॉइंट्स हैं, वही कीवर्ड्स जो हैं, वही मैं आपके लिए ढूंढ के बाहर निकालता हूँ। क्लियर। तो आप इन वर्ड्स पर फोकस करो। केस स्टडी के अंदर बहुत सारी बातें होती हैं, बस हमें कीवर्ड्स पकड़ने होते हैं। तो चलिए जी, आते हैं पहला पॉइंट हमारा लिमिटेशन ऑफ कंट्रोलिंग का। डिफिकल्टी इन सेटिंग क्वांटिटेटिव स्टैंडर्ड्स। क्वांटिटी आप लोग समझते हैं ना, क्वांटिटी। जब मैं स्टैंडर्ड बना रहा हूं, जब मैं टारगेट बना रहा हूं, मान लीजिए मेरी फैक्ट्री में लोग काम करते हैं और मैं एक टारगेट बनाने जा रहा हूं कि भाई रोज एक एम्प्लॉय कितनी यूनिट बनाएगा। तो ये बहुत डिफिकल्ट है कि मैं कितनी यूनिट डिसाइड करूं। क्योंकि मान लीजिए मैंने बोला 20 यूनिट, तो जो अभी एक नया नया एम्प्लॉय आया है वो कहेगा कि सर मैं कैसे बना सकता हूँ 20 यूनिट, मैं तो अभी अभी आया हूँ, मैंने तो अभी अभी ज्वाइन करा है। मैंने कहा हाँ भाई, ठीक बात है। और दूसरा जो बहुत एक्सपीरियंस्ड है, जो बहुत पहले से काम करता रहा है, वो कह रहा है बस 20 यूनिट, ये तो यूं ही बन जाएंगी। तो आप सोच कर देखो। तो ये डिसाइड करना कि मुझे किस लेवल पर अपने स्टैंडर्ड को रखना है। करेक्ट। तो ये बड़ा मुश्किल काम है। जो मैं स्टैंडर्ड रखूंगा वो किसी को पसंद आएगा, किसी को पसंद नहीं आएगा। तो ये बड़ा मुश्किल काम होता है। तो कंट्रोल सिस्टम लूजेस सम ऑफ इट्स इफेक्टिवनेस when standards cannot be defined in the quantitative terms. क्लियर। भाई जब हम उसे क्वांटिफाई नहीं कर पाते कि भाई आज तुम आए हो यहाँ पर, 8 घंटे तुमने काम करा है, तो तुमने कितनी यूनिट बनाई, जरा दिखाओ कितनी यूनिट बनाई। जब हम ऐसा कुछ क्वांटिफाई ना कर पाए तो वहां पर कंट्रोलिंग हमारे लिए खराब हो जाती है। दिस मेक मेजरमेंट ऑफ द परफॉर्मेंस एंड देयर कंपैरिजन विद स्टैंडर्ड हैव डिफिकल्ट टास्क। भाई जब मैं, अगर मान लीजिए क्वांटिटी डिसाइड कर दूं कि भाई आपको रोज की 10 यूनिट बनानी है, तो आसान है एक बार को कि आपको मैंने 10 यूनिट का टारगेट दिया और रोज आप 10 यूनिट बना रहे हो या नहीं बना रहे, ये तो बहुत आसान है। लेकिन अगर कोई ऐसी चीज हो, जैसे कि आप एक ऑफिस में जाएं, आज आपने पूरे दिन क्या काम करा, हिसाब ही नहीं होता आपके पास। कई बार आप पूरे दिन इधर उधर के कामों में ही निकल जाता है। आप स्कूल जाते हो, घर आके अगर पेरेंट्स पूछ लें कि हाँ भाई बताओ क्या करा, तो आपके पास एक डेफिनेट आंसर नहीं होता। कभी कभी पढ़ाई करी, पर कितनी पढ़ाई करी, उसको क्वांटिफाई कैसे करोगे, उसको स्टैंडर्ड कैसे बनाओगे कि भाई रोज मुझे स्कूल जाके इतना पढ़ना है। तो बहुत सारी चीजों में हम क्वांटिटी बनाने में सक्सेसफुल नहीं होते। तो ये हमारा पहला होता है। क्लियर। आगे आते हैं सेकेंड पॉइंट पर, लिटिल कंट्रोल ऑन द एक्सटर्नल फैक्टर्स। एक्सटर्नल फैक्टर जो हमारी, ये हमारी ऑर्गेनाइजेशन है और बहुत सारे फैक्टर्स हमारे कंट्रोल में नहीं है, हमारी ऑर्गेनाइजेशन के बाहर से हैं। अब मान लीजिए मैंने तो टारगेट दिया कि 10 यूनिट बनानी है, लेकिन आज इलेक्ट्रिसिटी नहीं आई पूरे दिन। मैंने कहा भाई जनरेटर पे काम करेंगे, जनरेटर खराब हो गया। तो सिंपल सी बात है, बहुत सारी चीजें हमारे कंट्रोल में नहीं होती। तो जर्नली
An enterprise cannot control external factors such as government policy, technological changes, competition, etc. भाई ये सब चीजें हमारे कंट्रोल से बाहर हैं। तो कंट्रोलिंग की दूसरी लिमिटेशन ये है कि कंट्रोलिंग एक्सटर्नल फैक्टर्स के ऊपर अप्लाई नहीं होती। आप अपनी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर ही तो कंट्रोल कर सकते हो, बाहर की चीजों को कैसे कंट्रोल करोगे। उसके बाद हमारा थर्ड पॉइंट वेरी इंपॉर्टेंट, और इस पर केस स्टडी भी आई हुई है सीबीएसई में, और जो एनसीईआरटी का एग्जाम्पल था वही आया हुआ है कि एक बार एक कंपनी के अंदर सीसीटीवी कैमरास लगा दिए गए, तो वहां पर लोगों ने उसका अपोज करा कि भाई आपने हमारे ऊपर सीसीटीवी कैमरा क्यों लगा दिए। तो यहाँ पर कंट्रोलिंग की कौन सी लिमिटेशंस हाईलाइट हो रही है, तो वो था रेजिस्टेंस फ्रॉम द एम्प्लॉय। रेजिस्टेंस समझते हैं आप, रेजिस्टेंस का मतलब हिंदी में होता है विद्रोह, अपोज करना, करेक्ट। तो लोग अपोज करते हैं अगर उन्हें कंट्रोल किया जाए तो देखिए कंट्रोल इज ऑफन रेजिस्टेड बाय द एम्प्लॉइज। अगर आपके ऊपर भी मैं कंट्रोल लगाऊं कि भाई आपको ये पढ़कर आना है, ये नहीं पढ़कर आना है, इतना पढ़कर आना, आप कहोगे यार बहुत ज्यादा, रोज आकर मैं चेक करूं कि आप उतना पढ़कर आए नहीं पढ़कर आए, तो ये कंट्रोलिंग सिस्टम आपको अच्छा नहीं लगेगा। दे सी इट एज अ रेस्ट्रिक्शन ऑन देयर फ्रीडम। For example, employee might object when they are kept under the strict watch with the help of CCTV, करेक्ट। तो अगर हम कैमरा लगाकर उनको वॉच करें तो कई बार एम्प्लॉयज उसको क्या करेंगे, रेजिस्ट करेंगे, क्योंकि हम तो उन्हें कंट्रोल ही करने की कोशिश कर रहे हैं। ठीक, तो ऐसे ही कंट्रोलिंग में कभी कभी ऐसा पॉसिबल होता है कि कंट्रोलिंग के अंदर आपको आपके एम्प्लॉयज क्या कर देंगे, रेजिस्ट करेंगे। देखिए जी नेक्स्ट पे आते हैं। नेक्स्ट हमारा आता है कॉस्टली अफेयर, प्लानिंग, और प्लानिंग भी और कहीं ना कहीं कंट्रोलिंग भी, इन दोनों में ही पैसे खर्च होते हैं। देखिए प्लान बनाने में ही पैसे खर्च होते हैं, फिर वो प्लान ठीक से अप्लाई हुआ नहीं हुआ, लोग सही से काम कर रहे हैं नहीं कर रहे, तो मुझे उन्हें ऑब्जर्व करने के लिए, उनको गाइड करने के लिए, उनको मोटिवेट करने के लिए और लोग भी हायर करने पड़ते होंगे। ठीक, उन पे वॉच भी रखनी पड़ती होगी। तो कंट्रोल इज अ कॉस्टली अफेयर एज इट इन्वॉल्व्स अ लॉट ऑफ एक्सपेंडिचर, टाइम एंड एफर्ट। A small enterprise cannot afford to install an expensive control system। ठीक है, अब एक बड़ी कंपनी तो सब कुछ कर सकती है, बायोमेट्रिक भी लगा सकती है, कैमरे भी लगा सकती है, 10-10 लोगों की टीम के ऊपर एक एक सुपरवाइजर भी बिठा सकती है, लेकिन एक छोटी ऑर्गेनाइजेशन के लिए ये सब चीजें पॉसिबल नहीं है। तो जरा एक बार इसको लर्न कर लेते हैं कि पहला पॉइंट, इसके अंदर 4 ही लिमिटेशंस हैं बस हमारे सिलेबस में। पहला कॉस्टली अफेयर है, पैसा खर्च होता है कंट्रोलिंग करने में। उसके बाद एम्प्लॉयज क्या कर सकते हैं, रेजिस्ट कर सकते हैं, अपोज कर सकते हैं कि भाई साहब आप हमें कंट्रोल क्यों कर रहे हो। थर्ड आता है कि एक्सटर्नल फोर्सेस के ऊपर हमारा कोई कंट्रोल नहीं है, तो अपने लोगों को कंट्रोल करके क्या करोगे जब बाहर वालों की वजह से ही कुछ चेंज हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट आता है आपका, फर्स्ट आपका कि क्वांटिटेटिव स्टैंडर्ड बनाना कैसा है, बहुत ही मुश्किल है। बेटे क्वांटिटेटिव ही लिखा हुआ है तो क्वांटिटेटिव ही लर्न करना है, क्वांटिटेटिव स्टैंडर्ड्स बनाना कैसा है, बहुत ही मुश्किल है। आई होप यहाँ तक की बात क्लियर होगी। तो ये छोटा सा ही है आज की क्लास। देखिए मैंने अपनी हर क्लास में कोशिश करी है, अगर मैं बहुत ही ज़्यादा स्पीड से बढ़ाऊंगा किसी भी लेक्चर को, तो उससे क्या होगा कि आपको क्लियर मीनिंग नहीं क्लियर होगा कि भाई क्या था ये टॉपिक, बस खत्म हो गया, समझ में नहीं आया। और अगर मैं बहुत ही ज़्यादा ज़बरदस्ती का टाइम लूँगा तो आपकी क्लास के पास आपके लिए अब इतना टाइम नहीं बचा है कि आप मेरी क्लासेस को बहुत ज़्यादा स्ट्रेच कर करके देखते रहो। तो मैंने कोशिश की है कि क्लास की लेंथ को उतना ही रखूं जितना कि अप्रोप्रिएट है। अगर ये टॉपिक करने में 10-12 मिनट लगते हैं तो 10-12 मिनट का ही है ये टॉपिक। ऑफलाइन क्लास में भी इतनी देर में ही खत्म हो जाता है, बल्कि ऑफलाइन क्लासेस में तो हम इधर उधर की बातें करने लगते हैं तो थोड़ा सा और आपका स्ट्रेच हो जाता है। ठीक है, तो आप बिल्कुल आराम आराम से करते रहिए, अपने पास मार्क करते रहिए, कहीं पर लिखते रहिए कि आपने कौन कौन सी क्लासेस जो हैं अटेंड कर ली। कृपा करके इसको कोई वेब सीरीज मत मान के पढ़ने लग जाना कि अच्छा जी तो वेब सीरीज चल रही है, बस आगे बढ़ाते जाओ, फास्ट फॉरवर्ड में देखते जाओ और खटाखट खटाखट इन्हें निपटाते जाओ। ऐसा कोई पर्पस नहीं है, आपको बोर्ड एग्जाम देने जाना है। ठीक है, बोर्ड एग्जाम आपकी पूरी की पूरी स्टडीज के बीच में एक बॉर्डर है। इससे पहले के 11 साल कुछ नहीं है खास, और इसके बाद के जितने भी साल आप पढ़ लो इससे इंपॉर्टेंट ईयर नहीं है कोई भी। तो क्लास 12th में जितना अच्छे से पढ़ सकते हो पढ़ लो।
आजकल तो ये सब यूट्यूब वगैरह के रिसोर्सेज हैं, तो काफ़ी कुछ शेयरिंग हो जाती है, वरना बहुत मुश्किल हो जाता है सब्जेक्ट्स को एंड टाइम पे करना। ठीक है, तो चलिए मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू, हैव अ नाइस डे। नोट्स ज़रूर बनाइए, जो भी आप टॉपिक करें, तो अगर आप सही से नोट्स बनाएंगे तो आपको कोई डिफिकल्टी नहीं आएगी इनको करने में।